Hello everyone, my name is Pankaj Kumar Yadav and I am welcoming you to our channel T20 Banking. So today our topic is UPI Unified Payment Interface. So what do we mean by UPI or Unified Payment Interface? Unified Payment Interface A unified payment interface is a smartphone application that allows user to transfer money between bank account. जनरली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक स्मार्टफोन का एप्लीकेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं. एज यू ऑल नो दैट एवरीबॉडी हैव स्मार्टफोन इन टुडेज वर्ल्ड. आज की दुनिया में सभी के पास स्मार्टफोन है. तो उसी स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन है जिसके वजह से हम डिफरेंट बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं. वी कैन ट्रांसफर मनी इन डिफरेंट बैंक अकाउंट through this smartphone application. Next, what does it come? This payment system is developed by National Payment Corporation of India (NPCI). ये जो पेमेंट सिस्टम है, it is usually generally developed by National Payment Corporation of India (NPCI). Now, what is NPCI? ये हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे. फिर देख लेते हैं. दिस इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई इंडिया सेंट्रल बैंक. ये जो टोटल सिस्टम है यूपीआई का, इसको रेगुलेटेड किससे किया जाता है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है. आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकर्स टू द बैंक, जो कि सारे बैंकों को रेगुलेट करता है इंडिया में. जैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, उसके बाद रीजनल एंड रूरल बैंक्स हो गए, और उसके बाद आपके प्राइवेट बैंक्स हो गए. सारे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है. अब यहाँ पे देखिए सवाल ये उठता है कि दिस इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई इंडिया सेंट्रल बैंक. ये जो टोटल यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का पूरा जो सिस्टम है, ये आरबीआई के द्वारा क्यों रेगुलेट किया जाता है? इसलिए रेगुलेट किया जाता है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं और जितने भी बैंक्स के कस्टमर हैं, तो जो डिफरेंट बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं. क्यों नहीं शेयर करते हैं? क्योंकि इन लोग को एक डर रहता है कि भाई हमारे कस्टमर का इंफॉर्मेशन दूसरे बैंक के पास जाएगा तो वो कस्टमर को मतलब हमारे बैंक से अपने बैंक की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या उसको मतलब स्नैच कर सकता है. तो ये सारे बैंक, जितने भी डिफरेंट बैंक्स होते हैं, ये सब भरोसा करते हैं आरबीआई के ऊपर. और आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई के पास सारे बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं, वो पहले उसके पास टोटल डिटेल्स है, और आरबीआई मैनेज करता है सारे बैंक्स के कस्टमर्स को. और आरबीआई, सारे बैंक्स आरबीआई के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हाँ, आरबीआई के थ्रू हमारा जो भी डाटा है, जो भी डिटेल है, वो लीक्ड नहीं होगा. इसीलिए इस इंटरफेस को आरबीआई मेंटेन करता है. और ये इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाने का जरूरत क्या हुआ? व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस इंटरफेस? अब हम लोग ये चीज डिसाइड करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, ये चीज इसके हिस्ट्री में जाएंगे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी. सो एज आई हैड टोल्ड दैट व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने की जो जरूरत पड़ी, उसके लिए हमें पूरा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था. सबसे पहले जब यूपीआई पेमेंट यूपीआई इंटरफेस आने से पहले व्हाट वाज देयर? इफ अ पर्सन वांट्स टू ट्रांसफर मनी, देन ही और शी हैव टू विजिट द बैंक एंड complete lots of process, account maintenance, copy book maintenance, register maintenance, then verification through different counters. अलग अलग काउंटर्स पे जाके वेरिफिकेशन करना पड़ता था, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, एंड इट वाज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग. ये
पहले दिक्कत होता था। तो आरबीआई ने 1990 में एक ईसीएस का सिस्टम निकाला। ईसीएस का सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इस सिस्टम के थ्रू मेनली क्या किया जाता था, सैलरी और पेंशन दिया जाता था। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते थे या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके थे, दोज हु वर रिटायर्ड, they were being provided salary and pension through ECS. But generally this system was not so advanced, इतना एडवांस नहीं था। As time बीता, मतलब समय चलता गया, आरबीआई को ये महसूस हुआ दैट जो टाइम लग रहा है, जो रजिस्टर मेंटेनेंस लग रहा है और जो दिक्कत हो रही है, उससे निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 2004 में, इन द ईयर 2004, आरबीआई इंट्रोड्यूस आरटीजीएस। आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस इज अ प्रोसेस वेयर मनी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट विजिटिंग द बैंक। बिना बैंक जाए मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ट्रांजेक्शन अबव 2 लाख विदाउट गोइंग बैंक, बिना बैंक जाए 2 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन किया जा सकता था बाय एनी मीन्स, बाय कंप्यूटर और यूजिंग इंटरनेट और एनीथिंग एल्स। आप ये पूरा ट्रांजेक्शन किया जा सकता था। बात क्या हुई कि लोगों को जाना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, पूरा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था। दे हैव टू गो बैंक फॉर ट्रांसफरिंग देयर मनी एंड दे हैव टू गो वेरियस प्रोसेस थ्रू विच verification process or register maintenance process, and it was very time consuming. So RBI decided and introduced this RTGS system. What is RTGS? RTGS is also a payment system which is being introduced in the year 2004. Okay, then RBI thought that above 2 lakh transaction is good. Okay, but what about the transaction which are done below 2 lakh? Then RBI introduced NEFT. NEFT is also a payment system. NEFT in 2005, and the full form of NEFT is National Electronic Fund Transfer. National Electronic Fund Transfer, and through this process, through NEFT, transaction below 2 lakh can be done, but one condition was there, that whatever you are transferring money, whatever money you are transferring below 2 lakhs, then that transferring time will be up to 30 minutes. Means if you are transferring money through NEFT, then it will take 30 minutes for completion of the transaction. अगर आप NEFT के थ्रू मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 30 मिनट पूरे प्रोसेस में लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे पूरा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो इन 2005, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, स्टिल फॉर डूइंग ऑल दिस ट्रांजैक्शन फॉर आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फॉर एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, what you have to do, you have to go through a various process. You have to fill up account details, beneficiary details, which bank you are sending, कौन से बैंक में आप पैसा भेज रहे हैं, क्या कौन सा ब्रांच में भेज रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा भेज रहे हैं, उस ब्रांच का IFSC कोड क्या। दिस टाइप्स ऑफ टोटल सिस्टम वाज देयर। आफ्टर दैट, when RBI still was looking at the total transaction and it was too time consuming, so RBI introduced IMPS, immediate payment system, which was introduced by NPCI. NPCI जो मैंने शुरू में बताया था, जो कि यूपीआई को भी डेवलप्ड किया था। शुरू में मैंने जो बताया था कि यूपीआई डेवलप्ड किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। अब एनपीसीआई क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन देख लीजिए आईएमपीएस में क्या होता है। व्हाट इज हैपनिंग इन आईएमपीएस? पेमेंट डन बाय मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट डन बाय मोबाइल, पेमेंट को मोबाइल के द्वारा किया जाता है
और इसमें पेमेंट को मोबाइल के द्वारा करने के लिए पेमेंट डन बाय मोबाइल, और इसमें वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता था, इसमें वेरिफिकेशन के लिए ये किया जाता है कि एक सिम कार्ड, आपके मोबाइल में जो भी सिम कार्ड लगा होगा उस सिम कार्ड के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। तो ये और इसको मोबाइल के थ्रू आप पैसे को आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एज इनिशियली आई हैड सेड यू दैट यूपीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई। UPI was introduced by NPCI. So the total whole process in 1990, ECS was introduced for giving salary and pension. After that, RTGS was introduced for doing the transaction above 2 lakh without going bank. Then after that, for below 2 lakh, NEFT, and after that, for doing transaction in a very fast mode, IMPS was introduced by NPCI. Okay, now we will discuss what is NPCI and how NPCI developed UPI. This is the history behind developing UPI. UPI को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये टोटल उसका हिस्ट्री है कि क्यों UPI को लाया गया और चाहे क्यों UPI का डेवलपमेंट किया गया। बेसिकली बात यह है कि ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ रहे थे। तो समय समय के हिसाब से जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसने कई सारे प्रोसेस को डेवलप किया, कई सारे सॉफ्टवेयर को, कई सारे सिस्टम्स को डेवलप किया जिससे कि ट्रांजैक्शन इजीली किया जा सके। तो ये हमारे टाइम दर टाइम के ऐसे मतलब सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। अब यहां से 2010 के बाद जब IMPS ने इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जब इस IMPS को इंट्रोड्यूस किया गया NPCI के द्वारा, तो इसी NPCI ने, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, UPI को भी बनाया। अब यहां से IMPS आने के बाद UPI को क्यों बनाया गया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो we were discussing about IMPS, immediate payment system, which was introduced by RBI in 2010 through the help of NPCI. तो RBI ने क्या किया, 2008 में NPCI बनाया। ठीक है, RBI ने 2008 में NPCI को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारा हो जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो RBI ने NPCI को बनाया 2008 में, और NPCI बनने के बाद 2010 में इस IMPS पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो IMPS पेमेंट सिस्टम मोबाइल के थ्रू किया जा सकता था, जिसमें हमारा सिम कार्ड को एज ए वेरिफिकेशन के तौर पे यूज किया जाता था। अब देखिए, जब NPCI RBI ने बनाया, ये हम लोग टोटली आ रहे हैं कहानी UPI के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो जब NPCI को बनाया गया RBI के द्वारा उस वक्त NPCI का कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है, एसोसिएशन हुआ 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो सरकारी बैंक्स होते हैं, 15 प्राइवेट बैंक्स, जो प्राइवेटली चलते हैं, एक फॉरेनर बैंक, कोई एक बाहर का बैंक है, 10 कोऑपरेटिव बैंक और 7 रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण इलाके में जो बैंक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ कि NPCI के द्वारा इतने जन के साथ एसोसिएशन किया गया, और उसी के बेसिस पे 2010 में IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। बट द मेन प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी चाहे RTGS हो या NEFT हो या IMPS हो, स्टिल द पेमेंट वाज टाइम कंज्यूम कर रहा था, और लोगों के लिए इट वाज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं था, क्योंकि अकाउंट नंबर डालना पड़ता था, जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम डालना पड़ता था, IFSC कोड डालना पड़ता था, वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता था। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता था।
और एक और प्रॉब्लम थी इन सारे प्रोसेस में कि डायरेक्ट पेमेंट का मेथड नहीं था। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू ए शॉप एंड वी नीड टू परचेस गुड्स, कोई सामान खरीदने वाले हैं, तो उसको हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब उसको अगर पैसा भेजना होता था तो हमें एज ए पूरा बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन के तौर पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से हम लोग उसको इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, गुड्स परचेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसके बाद से इस एनपीसीआई ने इसी आईएमपीएस का एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किया, आईएमपीएस का एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीआई। अब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूपीआई कहते हैं। अब इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया साल 2016 में। जैसे कि एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया आपका आईएमपीएस, लेकिन आईएमपीएस में क्या होता था कि आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर और ये सब आपको देना पड़ता था। तो इसके बाद से साल 2016 में इसको जब 2010 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो फिर साल 2016 में इसी का एडवांस वर्जन आईएमपीएस का एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया। कौन से ईयर में, 2016 में एनपीसीआई के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसमें क्या किया गया, इसमें व्हाट वाज डन इन दिस, कि जो हमारा बैंक डिटेल डाला जाता था और चाहे जो हमारा आईएफएससी कोड डाला जाता था, इन सब को हटा के दो चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसमें। एक हो गया आपका क्यूआर कोड, और एक हो गया आपका क्या एक है जी, क्या है, वीपीए, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब इस वीपीए के थ्रू डायरेक्टली, या तो अब यहां पे ये सिस्टम हो गया कि क्यूआर कोड के द्वारा अगर हम किसी दुकान पे जा रहे हैं तो सीधा स्कैन करके उसको जितना रुपया भेजना होगा भेज सकते हैं। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट या लोगों के थ्रू आदान प्रदान में भी उसका क्यूआर कोड के थ्रू, और एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस लगाया गया। जैसे कि जितना भी आपका मान लीजिए अकाउंट नंबर है, उसके बाद से आपका आईएफएससी कोड है, उसके बाद से आपका नेम है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स भरनी पड़ती थी आईएमपीएस के लिए, इन सारे डिटेल्स को एक साथ निकाल के या तो चेंज कर दिया गया क्यूआर कोड में या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरली जस्ट लाइक व्हाट वी से दैट ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी की तरह होती है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगर आपके पास होगा फोन पे या गूगल पे, तो उसमें आप लोग जाके देखिएगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, उसमें एक ईमेल आईडी टाइप का आपका एक वो मिला हो, आप लोगों ने बनाया होगा, तो उसी को हम लोग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मैं यहाँ एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि @YBL ऐसे ही करके आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसमें क्या होता है कि सारी चीजों को एक ही साथ एक ही ईमेल आईडी के तौर पे उसको लगा दिया जाता है, या क्यूआर कोड होता है जिससे कि इजीली ट्रांसफर हो सके। तो ये पूरा रीजन है यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यूपीआई को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि आसानी से ट्रांजैक्शन हो सके, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ सके, कैश का इस्तेमाल कम हो सके, और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन हो सके। इसीलिए यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूटिलाइज करें बिना किसी दिक्कत के। तो ये है पूरी स्टोरी यूपीआई के इंट्रोड्यूस करने में या यूपीआई को डेवलप करने में। अब हम लोग देखते हैं कि यूपीआई क्या बोलते हैं उसको, इतना फेमस क्यों हो गया या इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाने लगा। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि जो यूपीआई जो मेथड इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, तो कैसे इसका मतलब यूटिलाइजेशन बढ़ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूटिलाइजेशन ऑफ यूपीआई वाज इंक्रीज्ड बिकॉज द what we say that the whatever the information which were needed to fill up in other payment system, that was being changed into QR code और VPA virtual payment address। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूपीआई इस्तेमाल करने के एक्सेस दे दिए। कई सारे एप्स को यूपीआई पेमेंट को इस्तेमाल करने के लिए कई सारे एक्सेस दिया गया कि आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले जो यूपीआई ऐप जो आते हैं उसमें फोन पे आता है, गूगल पे आता है, पेटीएम पेमेंट ऐप आता है, अमेजन पे आता है और एक्सिस बैंक आता है। तो ये हमारे कुछ ऐप हैं जिसके थ्रू यूपीआई का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यूपीआई का सिस्टम इंट्रोड्यूस करके और इनको एक्सेस दिया गया कि आप अपने थ्रू यूपीआई का ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अब जब इन लोगों को एक्सेस दिया गया तो रेमिटर बैंक स्टॉप के यूपीआई के, जैसे कि रेमिटर बैंक मतलब यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है तो किस बैंक से ज्यादा किया जा रहा है, मतलब किस बैंक से पैसा ज्यादा कट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है एसबीआई में और मैंने अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूपीआई बना लिया है, तो उस यूपीआई को मैंने कनेक्ट कर दिया है एसबीआई से, एंड इफ आई एम सेंडिंग मनी टू अदर बैंक और एनी अदर पर्सन, तो जब मैं मीन्स ऑर्डर करूंगा कि भाई इसको इतना पैसा भेजना है तो वो पैसा कटेगा कहाँ। तो ज्यादातर जो यूपीआई के द्वारा यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शन जो यूज किया जाता है और जब पैसा डेबिट होता है, जब पैसा कटता है, तो वो हमारे ज्यादा बैंक एसबीआई के होते हैं, एचडीएफसी के होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के होते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होता है और आईसीआईसीआई बैंक से। ये ऐसे टॉप के बैंक है कि यूपीआई पेमेंट के थ्रू पैसा डेबिट होता है, पैसा निकलता है। और जब ये पैसा निकलता है तब पहुंचता कहाँ पे है, कौन किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी या पैसा पहुंच रहा है, तो सबसे पहले आता है पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई के थ्रू सबसे ज्यादा पैसा जो ट्रांसफर किया जाता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक, यस बैंक, एसबीआई में भी जाता है, एक्सिस बैंक में भी जाता है और आईसीआईसीआई बैंक में भी जाता है। तो ये टोटल क्या बोलते हैं कि पूरा टोटल इंफॉर्मेशन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेके। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्यों यूटिलाइज किया जाता है, व्हाई इट इज सो फेमस और व्हाई इट इज मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, बिकॉज इट इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू द अदर पेमेंट ऑप्शन विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस टाइम। एंड whatever the data increase in the data, जो भी डाटा इंक्रीज हुआ है वो नोट्स आप लोग को पहुंचाए गए हैं, तो उन नोट्स में से डाटा निकाल के और आप लोग अपना जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो आर्टिकल आप लोग अपना मेंटेन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी चीज मैंने बताया है, मैं चाहता तो इसको मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन लिख के भी आप लोग को बता सकता था, बट द मेन रीजन वाज दैट नॉट राइटिंग लाइक दैट इज दैट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आए कि ये पूरा चीज है क्या। अब आप लोग अपने विवेक से, अपने बुद्धि से यूजिंग योर ब्रेन, जो आपको समझ में आया है, यू शुड ट्रांसलेट इट इन योर ओन लैंग्वेज एंड मेक योर आर्टिकल। सो दिस इज पंकज कुमार यादव। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको क्लास लेके। एंड डू ऑल्सो कमेंट कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच।